Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार केडिया है। बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जज भी रह चुका हूं और अब अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिताजी से मैंने यही सीखा कि अपने कर्म पर ध्यान रखो, फल अपने आप मिलेगा, और आज भी मैं अपना कर्म पर ही विश्वास रखता हूं। पिताजी से मैंने यही चीज़ जो है मुख्य रूप से सीखी है। देखिए, प्रॉब्लम तो आती हैं और प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम के बीच में आपको रास्ता निकालना ही पड़ता है, प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। मैं शुरू से एक जुझारू टाइप का व्यक्ति रहा हूँ, जिद्दी टाइप का व्यक्ति रहा हूँ, हार नहीं मानने वाला व्यक्ति रहा हूँ। अगर कुछ करना है तो वो करना है। मेरा जन्म यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर बिहार के एक छोटे से गांव अररिया आरएस नामक गांव में 1967 6 जनवरी 1967 को मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मैंने अररिया आरएस में ही करी। सरकारी स्कूल में मेरी एजुकेशन पूरी हुई। 1982 में मैंने क्लास 10 पास किया। बचपन मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से एक घटना ऐसी हुई घर में जिसके चलते सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सन 1981 में हमारे घर में कुछ डकैत घुस आए और उन्होंने मेरे पिताजी को गोली मार दी, जिससे उनकी डेथ हो गई। उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके बाद पूरी ज़िंदगी हमारी बदल गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज के दिन मैं जिस मुकाम पर हूँ वो अपने पिताजी के आशीर्वाद से ही पहुँचा हूँ। देखिए, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री हरिराम केडिया है और माताजी का नाम द्रौपदी देवी केडिया है। माताजी मेरी अलाइव हैं और अभी 85 ईयर्स की हैं और स्वस्थ हैं। पिताजी मेरे काफ़ी एक्टिव थे। राजस्थान से जब ओरिजिनली हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से जब पिताजी निकले तो एक सुदूर प्रदेश में जाके अररिया में उन्होंने अपना बिजनेस जमाया और बिज़नेस में काफ़ी एक्टिव रहे वो। और उन्होंने केवल बिज़नेस ही नहीं जमाया, अपने जो रिश्तेदार थे उन सारे रिश्तेदारों को वो अपने गांव से भी, राजस्थान में गांव से लेकर के अररिया में आकर के उनको सेट किया उन्होंने। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक हमारे यहाँ डकैती नहीं हुई। जब डकैती हुई तो जिसमें मेरे पिताजी की, जैसे मैंने पहले ही बताया, मौत हो गई और उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो है बद से बदतर होती चली गई। पिताजी हमेशा कर्म पर विश्वास रखते थे और गीता का जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पिताजी से मैंने यही सीखा कि अपने कर्म पर ध्यान रखो, फल अपने आप मिलेगा, और आज भी मैं अपना कर्म पर ही विश्वास रखता हूँ। पिताजी से मैंने यही चीज़ जो है मुख्य रूप से सीखी है। मेरी माताजी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। इनफैक्ट आज के दिन हम लोग जो हैं माता के आशीर्वाद से ही हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की 81 में जब मौत हो गई तो उसके बाद माताजी उस समय केवल 40 वर्ष की, माताजी हमारी 40-45 वर्ष की थी, तो उन्होंने ही हमें संभाला। और हम लोग भी बहुत बच्चे थे उस समय, मेरी उम्र केवल 14 साल थी उस समय, तो उन्होंने ही हमें संभाला और हमें मार्गदर्शन देती रही कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के प्रति प्रेरित किया माताजी ने, और वही वजह थी कि मैं अररिया आरएस जैसे छोटे से गांव से निकल के कलकत्ता गया। मेरी हायर एजुकेशन सारी की सारी कलकत्ता से पूरी हुई और कलकत्ता से सीए में बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कॉस्ट अकाउंटेंट बना। उस समय तक चूँकि ईमेल का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हम लोग चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। मैं चिट्ठी लिखते रहता था माताजी को और माताजी भी चिट्ठी लिखती रहती थी। और इस जरिए एक दूसरे से प्रोत्साहन मिलता था और हम लोग टच में रहते थे। हम लोग 5 भाई और 1 बहन हैं। मेरे सबसे बड़े भैया का नाम चतुर्भुज केडिया है। दूसरे 2 नंबर में जो भैया हैं उनका नाम पवन कुमार केडिया है। जो 3 नंबर में भैया हैं उनका रतन कुमार केडिया है। 4 नंबर में जो हैं उनका नाम महेश कुमार केडिया है। 5वें नंबर में मैं खुद गोपाल कुमार केडिया, और मेरे से छोटी मेरी एक बहन है सरिता केडिया, जिसकी शादी हो चुकी है। सरिता अग्रवाल हो चुकी है, अब उसकी शादी हो चुकी है। मनोज कुमार अग्रवाल से उनकी शादी हो चुकी है।
हम लोग भाई बहुत क्लोज निटेड फैमिली हैं और एक दूसरे का सुख दुख आपस में शेयर करते हैं। बहुत प्यार है बहन भाइयों में आपस में हम लोगों में। मेरी ज़िंदगी में जो प्रेरणा मेरे को मिली वो मेरे पिताजी से ही मेरे को सारी प्रेरणा मिली, क्योंकि वो हमेशा कर्म पर विश्वास रखते थे, मेहनत पर विश्वास रखते थे। और मेहनत के बल पर पिताजी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने गांव में थे और लोगों की बहुत मदद किया करते थे। वो लोगों के गाँव में किसी की अगर शादियाँ करनी होती थी, किसी बच्चे की शादी करनी होती थी, उसमें पिताजी का सहयोग रहता था। सामाजिक कार्य में बहुत आगे मेरे पिताजी रहते थे। तो वही चीज़ हमने भी उनसे ग्रहण करी और जो मेहनत करने की जो ललक जो आई शरीर के भीतर, वो मैंने पिताजी से ही ये सीखी कि मेहनत करना, अगर ज़िंदगी में आगे बनना है तो मेहनत के सिवाय आप आगे कुछ नहीं कर सकते। 1982 में मैंने क्लास 10 पास करके मैं कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में मैं जिस समय आया उस समय किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। सारे के सारे स्कूल के एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे। मैं एक श्री जैन विद्यालय, वहाँ पर एक स्कूल है जो कि बहुत अच्छी स्कूल है वहाँ पर, और मेरी तमन्ना थी कि मेरा उसमें एडमिशन हो, और वहाँ पर एडमिशन क्लोज हो चुका था। मैं प्रिंसिपल के रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता और हाथ जोड़ के विनती करता कि प्लीज़ मेरे को आप एडमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, एडमिशन क्लोज हो चुका है, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता। लेकिन मैं भी दरवाजे पर खड़ा रहता। वो जब भी बाहर निकलते मैं दरवाजे के सामने उनको मिलता। ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। एक दिन उन्होंने मेरे को भीतर बुलाया और भीतर बुला के उन्होंने कहा तुमको अंग्रेजी आती है? मैंने कहा आती है। उन्होंने मेरे को कुछ ट्रांसलेशन पूछे तो मैंने, जैसे चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, मैं जाने को हूँ, इसको अंग्रेजी में किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं वो पूछा। तो मैंने उनको सही से जवाब दिया। तब उन्होंने इंग्लिश टीचर को कहा इस लड़के में लगता है कुछ है, इससे एक ऐसे लिखवाओ, शॉर्ट ऐसे लिखवाओ। तो उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया, द सैडेस्ट डे इन योर लाइफ, ये एक टॉपिक दिया। और उस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट ऐसे लिखा और इसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो डकैती हुई थी और मेरे पिताजी की जो उसमें मृत्यु हो गई थी, तो मैंने उसी के बारे में उसको विस्तार से लिखा था। जब प्रिंसिपल साहब ने उसको देखा, पढ़ा, तो पूछे इज इट फैक्ट? मैंने कहा सर दिस इज़ फैक्ट। और चूँकि 82 में मैं कलकत्ता में एडमिशन के लिए गया था, 81 में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो एकदम ताज़ा बात थी। सो आई वॉज एडमिटेड इमीडिएटली। मेरा एडमिशन हो गया और सेक्शन भी उन्होंने मेरे को ए सेक्शन दिया। बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पर रहने में। हम लोग पहले गद्दी में रहते थे। गद्दी का कंसेप्ट ये होता है कि जो ऑफिस होती है, दिन में ऑफिस चलती है, काम होती है, और रात में बच्चे जो है वहाँ पर वहीं पर चादर बिछा के सो जाते हैं, उसको गद्दी कहते हैं। तो मेरे फूफा जी की गद्दी थी, हम लोग उस गद्दी में रहते थे। दिन में तो वो अपना काम करते थे, हम लोग स्कूल चले जाते थे, और रात में जब वो लोग ऑफिस 6-7 बजे घर चले जाते थे तब हम लोग अपनी पढ़ाई करते थे और वहाँ रहते थे। सौभाग्यवश मेरा एक हॉस्टल है वहाँ पर, पदार्थ छात्र निवास, उस हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो गया। उस छात्र निवास में मेरिट पे एडमिशन होता था, इंटरव्यू होता था, उस इंटरव्यू में मैं पास हो गया। मेरा जब एडमिशन हो गया तो वहाँ पर उस हॉस्टल में फ़ीस भी बहुत कम लगती थी, 20 रुपया महीना फ़ीस लगती थी। लेकिन चूँकि फाइनेंशियल पोजीशन हम लोगों की ख़राब हो चुकी थी, तो घर से पैसे आने में मुश्किल होती थी। समय पर पैसे नहीं आते थे, टाइम से पैसे नहीं आते थे, या कभी कभी पैसे आते भी नहीं थे। चिट्ठी जो लिखते थे कि भैया पैसे भेज दो, तो चिट्ठी भी बहुत दिन बाद वहाँ पहुँच पाती थी। और हॉस्टल में क्या होता था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन तो खाना बनता था हॉस्टल में। 7वें दिन रविवार को खाना हॉस्टल में नहीं बनता था, एक दिन खाना बाहर खाना पड़ता था। वो उनको स्टाफ की छुट्टी रहती थी। उस दिन खाना खाने के लिए बाहर के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती थी। तो वो पैसा जो है हम लोगों के पास कभी कभी नहीं होता था, तो कभी कभी हम लोग भूखे भी सोना पड़ता था। इस तरीके से हम लोग की सिचुएशन रही, लेकिन मेहनत हम लोग करते रहे। दूसरी मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कलकत्ता में कि मेरी तबीयत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ये होता था कि घर वाले हमेशा ये कहते थे अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम तुमको वापस बुला लेंगे। तो मैं यही कहता था मैं वापस जाके करूँगा क्या, वहाँ पर खेती के अलावे और मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं उनको खबर ही नहीं करता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मैं उनको बताता ही नहीं था। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जब मैं 20 वर्ष का था उस समय मैं ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट बन चुका था, बीकॉम ऑनर्स मैंने कर लिया था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुका था, और उसमें मेरी उम्र केवल 20 साल कुछ महीने थी। तो ये मेरी मेहनत का ही परिणाम था। तकलीफ़ हमने काफ़ी सही, लेकिन तकलीफ़ से हमने हार नहीं मानी।
इनिशियली एक कहानी और है कि मैं जब क्लास 10 पास किया मैंने, तो उस समय मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था। आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहता था, उसके पीछे भी एक कहानी है। 1981 में मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। डकैत घर में घुस आए थे, उन्होंने गोली मार दी थी मेरे पिताजी को, और उस समय का पुलिस महकमा वहाँ का कुछ नहीं कर पाया, और न किसी को पकड़ पाया, न कोई जांच हुई, कुछ नहीं हो पाया। तो मैं खुद एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, और आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, जिससे मैं खुद उस जांच को आगे बढ़ाऊं और पता करूं आखिर मेरे पिताजी की हत्या किसने करी और क्यों करी। लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके बाद मैं जब दिल्ली आया, तो दिल्ली बेसिकली मैं आईएएस करने के लिए ही दिल्ली आया था। मैंने 3-4 साल कोशिश करी आईएएस बनने के लिए, लेकिन मेरे सौभाग्य में वो चीज़ नहीं थी, और शायद मेरे भाग्य में कुछ और लिखा हुआ था जो कुछ सालों के बाद मिला। जब मैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जज बन गया, तो वो एक ऐसी बड़ी पोस्ट बनी जो मैं आईएएस बनता तो भी उस रैंक तक नहीं पहुंच पाता। रैंक था एडिशनल सेक्रेटरी, सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं आईएएस बनने के बाद भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आईएएस जो लोग बन जाते हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक तो शायद ही पहुँच पाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी तक पहुँचते पहुँचते रिटायर कर जाते हैं। और मुझे जो रैंक मिला था, मुझे रैंक मिला था सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये है कि आपके तकदीर में जो लिखा रहता है, बस आप सही तरीके से काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, भगवान भी देखता है। आप जो चाहते हो आपको वो चीज़ अंतिम में मिल जाती है। देखिए, फिल्म का मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी रहा है। मैं जब बचपन में पढ़ता था, जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में था, तो उस समय एक नई फिल्म रिलीज हुई थी, सिलसिला फिल्म शुरू हुई थी। मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, कमल हसन की फिल्म रिलीज हुई थी। तो इनका गाना जब चलता था, मेरे को उस गाने से पता नहीं क्यों इंटरनली बहुत प्रोत्साहन मिलता था, और मेरे को लगता था कि मेरे को भी कुछ करके बड़ा आदमी बनना है। और इस तरीके से, जिस तरीके से फिल्म में ये लोग बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें एक गाना था सिलसिला मूवी में, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो ये गाना मुझे बहुत प्रेरित करता था। इस गाने को जब मैं सुनता था तो मेरे को कुछ कुछ होने लगता था, और मैं बहुत मेहनत करने, लगन के साथ बहुत मेहनत करता था। मन में यही था कि मैं भी कुछ बड़ा आदमी बनूंगा। एक दूजे फिल्म उसमें आई थी, एक दूजे फिल्म में 16 बरस की एक गाना था, 16 बरस की वाली उम्र को सलाम। ये गाना बेसिकली एक क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल इसमें चीज़ें हैं, जो इसके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स तो जो हैं सो हैं, लेकिन इसका म्यूजिक इस तरीके से मेरे को प्रेरित करता था कि लगता था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। आज भी मैं ये गाने सुनता हूँ। सिलसिला फिल्म का ये गाना मेरा आज भी फेवरेट रहा है। अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट हीरो रहा है। मैं उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, मैं भगवान में पूरी आस्था रखता हूँ। भगवान में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हो, भगवान से सच्चे मन से अगर आप मांगोगे तो, और उस डायरेक्शन में मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ मिलेगी। चूँकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैंने कहा, ये कृष्ण भगवान का ही दिया हुआ श्लोक है। तो भगवान आपको आपकी मेहनत के हिसाब से सब कुछ देता है अगर आप उस डायरेक्शन में काम करते हो। लेकिन भगवान से केवल हम प्रार्थना करते रहें, उस डायरेक्शन में काम नहीं करें, तो आपकी वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। डेस्टिनी जो होती है, डेस्टिनी आपकी लिखी रहती है। तो भगवान में मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, और सवेरे शाम में भगवान को प्रणाम करके ही कोई काम करता हूँ। तो मेरी शादी 1996 में हुई, 30 मई 1996 को हुई। मेरी वाइफ संतोष अग्रवाल, अब संतोष केडिया हो गई, दिल्ली की ही रहने वाली है। हम अरेंज मैरिज थी, हमारी अरेंज मैरिज थी। और मेरी वाइफ शुरू में तो हाउस वाइफ रही, लेकिन आज के दिन हमारे ऑफिस जीके केडिया एंड कंपनी में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के पोस्ट पे कार्यरत है। वो ऑफिस आती है और ऑफिस का पूरा एडमिन का काम जो है वो संभालती है। मेरी 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी प्रज्ञा केडिया है, जो कि सीए फाइनल का अभी एग्जामिनेशन दे रही है, नवंबर में एग्जामिनेशन देगी सीए फाइनल का, आईपीसीसी वो पास कर चुकी है। दूसरी बेटी मेरी पूजा केडिया है, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही है दिल्ली में, और साथ ही साथ सीए भी कर रही है। चूँकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ,
तो इसलिए मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी सीए बने, क्योंकि मैंने जो एस्टैब्लिशमेंट बनाया है ये एक ड्रीम होता है लोगों का इस लेवल पे प्रैक्टिस में पहुंचना। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आके प्रैक्टिस को संभालें, लेकिन मेरे तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने उनको साफ कहा है कि आप पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, उसके बाद आपको MBA करना है या सिविल सर्विसेज देना है या IAS बनना है, दैट्स योर चॉइस, लेकिन पहले आप CA बन जाओ। CA बनने के बाद आपको जो करना है आप ज़िंदगी में करना चाहते हो आप करो। मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ट्रैवलिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। अभी तक मैंने ट्रैवल काफ़ी किया है, एब्रॉड भी काफ़ी किया है, लेकिन वो अपनी फैमिली के चलते किया है, क्योंकि मेरी वाइफ चाहती है कि साल में एक बार हम लोग एब्रॉड घूमने के लिए जाएं। तो मैं मॉरिशस गया हूँ, मैं सिंगापुर गया हूँ, मैं हांगकांग गया हूँ, मैं मकाऊ गया हूँ, मैं मलेशिया गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ। इन जगह मैं घूम चुका हूँ। भारत में भी हम जम्मू कश्मीर गए हैं, अंडमान निकोबार गए हैं, केरला में हम लोग गए हैं घूमने के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस पे हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन वो फैमिली के चलते जाते रहते हैं, मेरी खुद की इच्छा नहीं होती है। देखिए, जब मैंने IAS की तैयारी कर रहा था, मेरा IAS नहीं हो पाया, तब फाइनली ज़िंदगी में अपने आप को कहीं ना कहीं लॉन्च करना था। हम लोग इसको रीलॉन्चिंग करते हैं, अपने आप को रीलॉन्च करना था। रीलॉन्च करने के लिए मैंने A. फर्गूसन एंड कंपनी ज्वाइन करी। वहाँ पर मैंने 6 महीना काम किया। मेरे को लगा अगर इस कंपनी में मैं रह गया, कंटिन्यू कर गया, तो मैं बेसिकली कुछ ही चीज़ों का एक्सपर्ट बन के रह जाऊंगा, मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वहाँ पर ये होता था, एक ऑडिट के लिए आप जाते थे तो 3 महीना 4 महीना एक ही ऑडिट में आप कर सकते थे। इस तरह का असाइनमेंट वहाँ पे मिलता था। तो मैंने वहाँ से छोड़ के संजीव चोपड़ा एंड कंपनी, एक नेहरू प्लेस में लाजपत नगर में एक कंपनी होती थी, मैंने वहाँ गया। उनका मैंने कोई एड देखा, मैं वहाँ पर गया, इंटरव्यू दिया मैंने वहाँ पर। उन्होंने पूछा सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो, मैंने कहा 5000 एक्सपेक्ट करता हूँ। उसमें सैलरी का रेंज यही चलता था, 5000 चलता था। उनको उस समय एक स्टाफ की ज़रूरत थी और 5000 रेंज में ही ज़रूरत थी। उन्होंने मेरे को इमीडिएटली अपने पास हायर कर लिया। दूसरे दिन से मैंने वहाँ पर पहली A. फर्गूसन को मैंने रिजाइन किया, वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने संजीव चोपड़ा एंड कंपनी ज्वाइन करी तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए आने के लिए और क्लाइंट के ऑफिस में जाने के लिए, तभी तुमको कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरे को ड्राइविंग तो आती थी, लेकिन मैं दिल्ली में कभी ड्राइविंग मैंने नहीं करी थी, और मोटरसाइकिल भी एक दूर का सपना था। क्योंकि उस समय जो है, उस समय तक चूँकि मैं जब A. फर्गूसन में काम करता था, मेरी तनख्वाह 3700 रुपया थी। जब मैं संजीव चोपड़ा एंड कंपनी में गया, उन्होंने 5000 देना शुरू किया, तो 5000 के आसपास उसमें खर्चा भी हो जाता था पूरा का पूरा रहने खाने के लिए। जब उन्होंने मोटरसाइकिल की कंडीशन रख दी तो मैं उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा सर यू गिव मी 6 मंथ टाइम, आई विल परचेज मोटरसाइकिल। तो मैंने बजाज फाइनेंस से मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाई और उन्होंने 80% फाइनेंस कर दिया, और 8000 रुपया फिर भी कम हो रहा था। तो 8000 रुपया, चूँकि मैं उस समय IAS की तैयारी कर रहा था, बहुत लोगों से जान पहचान हो गई थी, तो कुछ लोग मेरे पास आते रहते थे। मैंने उनके सामने ये प्रॉब्लम रखी कि आई नीड 8000 रुपीज़, तो उसने कहीं से अरेंज करके मेरे को 8000 रुपया दिया, तो मैं मोटरसाइकिल खरीद पाया। मोटरसाइकिल खरीदने के बाद में मैंने बहुत मेहनत करी। वहाँ पर 2 साल 3 साल में संजीव चोपड़ा एंड कंपनी में रहा, बहुत मेहनत करी। उसी मेहनत का नतीजा है कि वहाँ पर जो सिस्टम था, जो परंपरा थी, जिस तरीके से काम का स्टाइल होता था, मैंने 4 जुलाई 1994 को अपनी कंपनी GK केडिया कंपनी की स्थापना करी। उसमें मैं पेइंग गेस्ट में एकोमोडेशन में रहता था, अपनी कंपनी की स्थापना करी। और मोटरसाइकिल से ही मैं खुद, चूँकि अकेला ही मैं जाता था, ऑडिट करने भी खुद जाता था, काम करने भी खुद जाता था, सारा कंपनी बनानी होती थी, ROC भी खुद जाता था, इनकम टैक्स भी खुद जाता था। तो लेकिन 2 साल मैंने जो संजीव चोपड़ा एंड कंपनी में जो काम किया, वहाँ से मैंने दिल्ली का जो कल्चर था, चूँकि मैं दिल्ली का बेसिकली नहीं था, मैं दिल्ली IAS करने के लिए आया था, दिल्ली का कल्चर मेरे को नहीं पता था, तो दिल्ली का पूरा कल्चर मेरे को पता चल गया। और उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू करी तो मैंने पीछे मुंह मुड़ के नहीं देखा। दिन प्रतिदिन मैं आगे ही बढ़ता चला गया, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया। 1 स्टाफ से 2 स्टाफ, 2 स्टाफ से 4 स्टाफ, 4 से 6 स्टाफ, और जैसा मैंने बताया कि आज के दिन मेरे पास 110 लोग काम करते हैं, जो कि इंडिया लेवल में बहुत कम लोगों के पास इतने स्टाफ काम कर रहे होते हैं। देखिए, बिगिनिंग से ही मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता था,
जब मैं बिहार में था, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी उस समय और साइंस मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं बच्चों को पढ़ाता था और उसके लिए कोई चार्ज नहीं करता था। जब मैं दिल्ली आ गया तो यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच एक संस्था ज्वाइन करी और ये संस्था जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के बाद भारत में सबसे बड़ी NGO है, जिसके पास एम्बुलेंस जो हैं, बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस हैं और ये आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं लोगों को फ्री में लगाती हैं। तो उस संस्था में मैं ब्रांच का जो है प्रेसिडेंट भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा और ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी, नेशनल ट्रेजरर भी मैं रहा और उस माध्यम से हमने बहुत सामाजिक सेवा करी। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, प्रोफेशन हमारा जो मदर इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वहाँ उनका मैंने चुनाव कंटेस्ट किया, नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल का। पहला चुनाव मैंने 2009 में कंटेस्ट किया और उसमें मैं सेकंड हाईएस्ट वोट ला करके मैं विजय घोषित हुआ, मैं जीता और मैं वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट का बना। जब 3 साल का चुनाव होता है ये, जब 2012 में दोबारा चुनाव हुआ, उसमें भी मैंने कंटेस्ट किया और उस समय मैंने आई गोट द हाईएस्ट एवर वोट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के इतिहास का उस समय तक का हाईएस्ट वोट में मुझे मिला। मेरे लिए मायने इम्पोर्टेंट ये इसलिए रखता है क्योंकि मैं ओरिजिनली दिल्ली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह से आया, बिहार से आया और दिल्ली में मैं किसी को भी नहीं जानता था, तब जा कर के मेरे को इतने वोट मिले और ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा था दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। इस 70,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस 5 स्टेट में रहते हैं, उन सारे CAs को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनको दिल्ली में कोई प्रॉब्लम होती थी उसको दूर करना, प्रोफेशनली अपग्रेड करना। इनकम टैक्स में रोज़ चेंजेस होते रहते हैं, GST में चेंजेस होते रहते हैं, सर्विस टैक्स था पहले, सर्विस टैक्स में चेंजेस होते रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसके बारे में सेमिनार करना, उनको अपग्रेड करना, उनको अपडेट करना, ये काम मैंने 6 साल तक कंटिन्यूस किया है और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई बहनों की हमने बड़ी सेवा करी है। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, द ओनली अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क इज़ मच मोर हार्ड वर्क। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से आप बच नहीं सकते। और कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो आप कर्म करोगे, फल आपको मिलेगा, निश्चित रूप से फल मिलेगा। और मैंने एक चीज़ देखा है, कर्म अगर आप पॉजिटिव माइंड से करते हो, क्योंकि न्यूटन ने भी कहा है हर एक एक्शन के अगेंस्ट में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी, आपको फल जरूर मिलेगा और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आपके चैनल के बारे में मैंने जब सुना इंडियन स्टोरी, तो मेरे को लगा कि ये लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उसकी जीवन यात्रा अगर दूसरे लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो काफ़ी प्रेरित होंगे, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कुछ लोगों का नाम भी बताया कि आप लोगों ने कवर किया है, तो ये काम आप करते रहिए, बहुत अच्छा काम है, समाज का काम है ये। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel